हेलो स्टूडेंट्स। तो पाचन तंत्र के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बुक में आप लोगों ने देखा होगा परिवहन तंत्र और उससे जुड़ी संरचनाएं और उनके कार्य। परिवहन तंत्र के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो परिवहन तंत्र को ही परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने परिसंचरण तंत्र लिखा हुआ है। परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र दोनों वही है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोग कह सकते हो। ठीक है। तो ये परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र है क्या रियल में? तो एक्चुअली परिवहन तंत्र मतलब अभी हम लोगों ने भोजन कैसे पचेगा शरीर में ये देखा। अब हम लोग ये देखेंगे कि रुधिर जो है, जो ब्लड है हमारे शरीर में, जो खून है, वो पूरे शरीर में चारों ओर जो हमने भोजन ग्रहण किया है उसमें से आवश्यक पदार्थ को ले लिया और आवश्यक पदार्थ को पूरे शरीर में कैसे पहुंचाता है। तो आप लोग सब जानते हैं कि बॉडी में किसी भी जीव के शरीर में जो रक्त होता है, जो खून होता है या जो रुधिर होता है, उसी के माध्यम से सभी पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाया जाता है पदार्थों को। तो हम लोग यहाँ पे उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पूरे शरीर में जो आवश्यक पदार्थ हमने अभी भोजन से ग्रहण किया, उस आवश्यक पदार्थ को पूरे शरीर में कैसे पहुंचाया जाता है। ये हमारा अगला टॉपिक होने वाला। तो एक चीज तो क्लियर कर लेना कि जितने भी आवश्यक पदार्थ है उनको शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? खून कर रहा है, ब्लड कर रहा है या रुधिर कर रहा है। ब्लड को ही रक्त, रुधिर, ब्लड या खून, जो भी आप जिस भी शब्द से आप परिचित हैं, बस आप जान जाइए कि ये जो रुधिर है, रुधिर मतलब ब्लड है, खून है या फिर रक्त है। उसी के माध्यम से हमारे शरीर में सभी पोषक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचते हैं। तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो पूरे पोषक पदार्थों को पहुंचाने का जो सिस्टम है, जो पूरा तंत्र है जिसमें ब्लड प्रवाहित हो रहा है, फिर ब्लड क्या क्या काम कर रहा है, वो सब चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र में। ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र है क्या एक्चुअली में? तो यहाँ पे उसको डिफाइन कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, मनुष्य तथा उच्च जंतुओं में शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र सुविकसित होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। किसके लिए? शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए जो तंत्र होता है, जो पूरा एक सिस्टम होगा बॉडी के अंदर में, कौन कौन से अंग उसमें मिल करके काम करेंगे, उन पूरे अंगों को एक साथ हम लोग क्या कहेंगे? परिसंचरण तंत्र, या इसी को परिवहन तंत्र या फिर इसी को वाहिका तंत्र भी कहते हैं। ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र अंगों का समुच्चय होता है जिसमें क्या होता है? पदार्थों का परिवहन के लिए काम करता है वो। ठीक है। अब फिर क्या लिखा है? जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात कराता है। देखो, पोषक तत्व हमने भोजन से ग्रहण किया, फिर उसको आंत में, इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में अवशोषित कर लिया गया। फिर अवशोषित करने के बाद वो उस स्थान से, छोटी आंत से पूरे शरीर तक कैसे पहुंचेगी? तो रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से पहुंचेगी। और जो पहुंचाने का जो काम करेंगे, पूरे जो अंग होंगे जो मिलकर के ये काम को करेंगे, उस पूरे अंगों के सिस्टम को क्या कहेंगे हम लोग? परिसंचरण तंत्र, परिवहन तंत्र या फिर वाहिका तंत्र। इससे क्या होती है? रोगों की रक्षा भी होती है और इससे ताप और शरीर का पीएच भी बना रहता है। तो ये जो परिसंचरण तंत्र है, ये हमारे शरीर में रोगों की रक्षा भी करने का काम करता है, क्योंकि हम लोग पोषक पदार्थों को उसमें स्टोर करके रखते हैं ना। शरीर का ताप भी स्थिर रखता है और शरीर का पीएच भी बना के रखता है। तो अब इस परिसंचरण तंत्र का काम आप लोगों को समझ में तो आ गया कि क्या करना है? शरीर के भीतर पोषक पदार्थों का परिवहन करना है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक कार्य का लिस्ट बना हुआ है, तो हम लोग इसको चेकआउट कर लेते हैं कि ये क्या है। तो देखो, परिसंचरण तंत्र के कार्य सबसे पहला दिया हुआ है, पोषक पदार्थों को जैसे ग्लूकोज व आवश्यक अम्ल, विटामिन आदि का अवशोषण केंद्र से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये ग्लूकोज, वशीय अम्ल, विटामिन कहाँ से आए? ये सभी भोजन से हमने ग्रहण किया ना। तो भोजन से इन पदार्थों को अवशोषण करके कहाँ पहुंचाता है? शरीर के विभिन्न भागों तक। ठीक है। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ थे, मैंने कहा था ना कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी वहां पे बनते हैं जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनको अमोनिया, यूरिक अम्ल इत्यादि को उत्सर्जी अंग तक ले जाता है। आवश्यक पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा और जो अनावश्यक पदार्थ है उसको उत्सर्जी अंग तक ले जाएगा, ताकि उसका हमारे शरीर से क्या हो जाए? उत्सर्जन हो जाए, हमारे शरीर से निकाल दिया जाए बाहर। फिर बहुत सारे हार्मोन वगैरह को क्या करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से अंगों तक पहुंचाता है। जिस अंग में जिस हार्मोन की आवश्यकता है, उस अंग में उस हार्मोन को पहुंचाने का काम भी कौन करता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र करता है। और परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या है? रुधिर है। ठीक है। फिर फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं श्वसन की प्रक्रिया में, उस ऑक्सीजन को हम फेफड़े के अंदर वो ऑक्सीजन जाता है, फिर फेफड़ा से पूरे बॉडी में कैसे जाएगा? तो यही परिसंचरण तंत्र ही उसको पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये परिसंचरण तंत्र का काम हो गया। ठीक है।
अब यहाँ पे परिवहन तंत्र में हर जगह रुधिर परिसंचरण तंत्र इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि परिसंचरण तंत्र में जो मुख्य भूमिका होती है वो रुधिर की होती है, मतलब रुधिर के माध्यम से ही पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचता है। परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या प्रवाहित हो रहा है? रुधिर, ब्लड या रक्त प्रवाहित हो रहा है उसी से, तो इसलिए यहाँ पे हर जगह रुधिर परिसंचरण तंत्र लिखा। आप चाहो तो सिर्फ परिसंचरण तंत्र या सिर्फ परिवहन तंत्र भी लिख सकते हो ना। तो जो परिवहन तंत्र है, परिसंचरण के लिए जो अंग है पूरे शरीर में, वो 3 भागों से मिलकर के बना होता है। एक तो हृदय, दिल या हार्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, रुधिर नलिकाएं और रुधिर रक्त या ब्लड, इन तीनों चीजों से मिलकर के हमारा परिसंचरण तंत्र बना होता है। जैसे आप लोगों ने पाचन तंत्र में पढ़ा कि आहार नाल से मिलकर के बना, आहार नाल और कुछ जो एंजाइम्स थे उनसे मिलकर के बना होता था, वैसे ही यहाँ पे ये 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ है, हृदय से, रुधिर से और रुधिर नलिका से और रुधिर से। मतलब हृदय होगा, हृदय से रक्त कहाँ जाएगा? नलिकाओं में, जो नसें होती हैं हमारे शरीर में ब्लड के लिए, फिर उसमें अंदर उस नसों के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। तो इन तीनों चीजों से मिलकर के हमारा परिसंचरण तंत्र बना होता है। एक मनुष्य का परिसंचरण तंत्र बना होता है या फिर विकसित कशेरुक जीव का। ठीक है, अब हृदय क्या है तो सब जानते हैं। ठीक है, मोटा पेशीय रुधिर को शरीर में प्रवाहित करने वाला एक अंग है ये हृदय। लेकिन अब देखो, ये हृदय के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है ना, तो मैं इसके बाद हृदय के बारे में डिटेल से बताऊंगी आप लोगों को। तो अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग हेडिंग डाल दिए हैं और ऐसे ही एक लाइन मैंने लिख दिया है, पर आपको इसको बारे में डिटेल से पढ़ना है। फिर रुधिर नलिकाएं क्या है? तो नलिकाएं, धमनी, सिरा आप लोग सुने होंगे। नली जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त बहता है, उन नलिकाओं को रुधिर नलिकाएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे, धमनी और दूसरा देखो सिराएं, और तीसरा एक और यहाँ पे हम लोग कैपिलरीज या केसिकाएं, इसको आप लोग केसिकाएं भी लिख सकते हैं ना, रुधिर वाहिनियां, ब्लड कैपिलरीज या फिर केसिकाएं भी लिख सकते हैं। तो 3 प्रकार की हम लोगों को देखना है, धमनी, सिरा और रुधिर केशिकाएं। धमनी देखो, धमनी क्या है इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ना है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो लिखा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि मोटी होती है, पेशीय तथा लचीली युक्त, भित्ति युक्त वे रुधिर नलिकाएं जो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। देखो, हृदय में रुधिर रहेगा, हृदय से रुधिर को लेकर के शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? धमनी। इस पॉइंट को नोट करके रखना, रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? धमनी। ये कहाँ स्थित होते हैं? गहराई में स्थित होते हैं, और इसमें कोई भी कपाट नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना इसमें रक्त कंटिन्यू बहते जाता है, रुक रुक के नहीं बहता है, रक्त कंटिन्यू बहते जाता है। कपाट मतलब ढक्कन ना, कि नलिका को ढक देगा थोड़ी देर के लिए, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, रुक जाएगा, वैसा ढक्कन कोई नहीं पाया जाता, इसमें कंटिन्यू ब्लड बहते रहता है। एक धमनी है जो फेफड़े के पास है, उसको फुफ्फुस धमनी कहेंगे, फेफड़ा या फुफ्फुस बोलते हैं ना उसको। तो जो धमनी फेफड़े के पास है ना, उसमें कैसा रक्त बहता है? ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है। धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है। धमनी में रुधिर अधिक दाब से, अधिक गति से बहता है। धमनियों की गुहा छोटी होती है, इनकी भित्तियां ना पिचकने वाली होती हैं, और धमनियों के ट्यूनिका मीडिया से अधिक पेशी तंतु पाए जाते हैं। जंतु की मध्य स्तर में अधिक जंतु पाए जाते हैं, मीडिया मतलब मध्य स्तर ना। जंतु की मृत्यु के बाद धमनियां क्या हो जाती हैं? खाली हो जाती हैं। ये सब इसमें अंतर लिखने के टाइम पे आप लोगों को ये सब पॉइंट काम आएगा। अभी फिलहाल आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? धमनी करता है। ठीक है, फिर और ये फुफ्फुस धमनी वगैरह के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट है सिरा। सिरा देखो, पतली होती है, कम लचीली होती है, जबकि धमनी में क्या लिखा था? मोटी होती है ना। ये विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती है, इसका काम उल्टा है। ये शरीर के विभिन्न अंग से रुधिर को हृदय तक लाएगी, जबकि धमनी का काम क्या था? हृदय से रुधिर को विभिन्न अंगों तक ले जाती थी। मतलब ये खून को लाने का काम करती है, वो खून को ले जाने का काम करती है। ठीक है, ये अधिक गहराई में नहीं होता, ये ऊपर ऊपर जो आप लोगों को ऊपर ऊपर दिखाई देता है ना, नीला नीला अपने हाथों वगैरह में, वो यही होता है, शिरा होता है ना। अधिक गहराई में नहीं होता। रुधिर की विपरीत गति को रोकने हेतु कपाट पाए जाते हैं, और इसमें वाल्व लगा रहता है बीच बीच में। ठीक है, ताकि उल्टे तरफ रुधिर मत बहने लगे। इसमें रुधिर कम दाब, मतलब आगे आ गया रुधिर, फिर कपाट बंद हो जाएगा, ताकि वो रुधिर आगे आ गया जो वापस पीछे मत जाए। ठीक है, इसमें रुधिर कम दाब और कम गति से बहता है, जबकि धमनी में क्या था? अधिक दाब और अधिक गति से बहता था। फुफ्फुस सिरा के अतिरिक्त सभी सिराओं में अनॉक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है। सिराओं की गुहा बड़ी होती हैं, इनकी भित्तियां पिचकने वाली होती हैं, और इनमें मध्य स्तर में अपेक्षाकृत कम पेशी तंतु पाए जाते हैं, जस्ट उससे उल्टा है ना। और मृत्यु के बाद भी इसमें रुधिर रहता है। ठीक, फिर केशिकाएं या रुधिर वाहिनियां क्या है? एकदम पतली, जो एकदम छोटी छोटी होंगी, जो धमनी और सिरा को आपस में जोड़ेंगी, उसको हम लोग केशिका कहेंगे। एकदम पतली और छोटी छोटी होती हैं ये। ठीक, और धमनी और सिरा को क्या करती हैं? आपस में जोड़ती हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि कितने प्रकार से मिलकर के बना होता था? हृदय, रुधिर नलिका और रुधिर। तो हृदय के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। रुधिर नलिका में 3 प्रकार का देखे, धमनी, सिरा और
केशिकाएं, उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है रुधिर या रक्त। अब रुधिर और रक्त क्या होता है तो जानते हो आप लोग, सब कोई, खून हर कोई देखा है। एक तरल पदार्थ होता है, संवहनी संयोजी ऊतक है। रुधिर को संयोजी ऊतक कहते हैं क्योंकि वो एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ने का काम कर रही है ना, जिसमें रुधिर कोशिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। गाढ़ा होता है, कुछ चिपचिपा होता है, लाल रंग का होता है, सभी ने देखा है, और ये एक जीवित ऊतक है। रक्त मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से चयापचयी अपशिष्ट उत्पादों को तथा कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन कराता है। आवश्यक पदार्थ को देता है और उसमें से अनावश्यक पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले लेता है। किसी भी कोशिका को रक्त जाकर के क्या करता है, आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन दे देता है उस कोशिका को, ठीक है, ताकि कोशिका अपना जीवित रहे और अपना काम करे। और उस कोशिका में जो भी अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हुआ है और जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हुआ है उसको उससे वापस ले लेता है ताकि उसको शरीर से बाहर करने के लिए ले जा सके, ठीक है। ये हल्का क्षारीय होता है, इसका पीएच कितना है 7.4, 7 से ज्यादा है मतलब हल्का क्षारीय है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। जबकि भ्रूणावस्था में इसका निर्माण कहाँ होगा, प्लीहा में। तो इसको ध्यान रखेंगे कि वयस्क में इसका निर्माण या मतलब मनुष्य में इसका निर्माण जन्म लेने के बाद लाल अस्थि मज्जा में होता है, जबकि जब वो नवजात शिशु और जब भ्रूणावस्था में रहते हैं तब उसमें कहाँ होता है, प्लीहा में। एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितना रक्त रहता है, 5 से 6 लीटर लगभग, ठीक है। तो ये है हमारा परिसंचरण तंत्र, इन चीजों से मिलकर के बना है, मतलब हमको परिसंचरण तंत्र में इन चीजों के बारे में पढ़ना है। अब परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, रुधिर से ही जो परिसंचरण तंत्र है वो 2 प्रकार का हो सकता है, या तो खुला या फिर बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र देखो क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र मतलब कि रुधिर ऐसे ही बाहर बहेगा, किसी नली वली में नहीं बहेगा। हमारे शरीर में क्या है, नली के अंदर बहता है ना, पर बाहर बहेगा। देखो इसमें लिखा भी है कि रुधिर कुछ समय के लिए नलिकाओं में उपस्थित रहता है तथा अंत में रुधिर नलिकाओं से खुले स्थान में आ जाता है, इसलिए इसको खुला परिसंचरण तंत्र कहेंगे। ऐसा किसमें होता है, तिलचट्टा में, प्रॉन, झींगा जो होता है प्रॉन ना, कीट में, मकड़ी आदि में ऐसा होता है कि कुछ देर तक तो नलिका में रक्त रहता है लेकिन फिर नलिका से निकल के बाहर आ जाता है। अब इसमें क्या है, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर परिसंचरण चक्र कम समय में पूर्ण हो जाता है, क्योंकि नलिका में नहीं बह रहा है इसलिए जल्दी पूर्ण हो जाता है। देखो तिलचट्टे में पूरा परिसंचरण तंत्र का जो पूरा चक्र है वो केवल 5 से 6 मिनट में पूर्ण हो जाता है। अभी हम लोग भी पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र का जो चक्र है मनुष्य के शरीर में कैसे है, ठीक है। अब बंद परिसंचरण तंत्र क्या है, तो जिसमें रुधिर हमेशा बंद नलिका में बहेगा, जैसे हमारे शरीर में हमेशा नलिका में बहता है ना, नसों में बहता है। इसमें रुधिर अधिक दाब और अधिक गति से बहता है। इसमें पदार्थों का आदान प्रदान उत्तक द्रव द्वारा होता है। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र सभी कशेरुकियों में पाया जाता है, कशेरुक जैसे कि मनुष्य, और इसमें जैसे कि मनुष्य में देखो एग्जाम्पल भी लिखा है कि एक विकसित बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारे शरीर में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हम लोगों को पढ़ना मनुष्य का ही परिसंचरण तंत्र है, तो हम लोग आगे मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र है, रुधिर परिसंचरण तंत्र, किस प्रकार का, बंद प्रकार का और दोहरा प्रकार का। क्या ध्यान रखेंगे कि मनुष्य का परिसंचरण तंत्र रुधिर परिसंचरण तंत्र है। मैं बार बार बोल रही हूँ, परिसंचरण तंत्र को ही परिवहन तंत्र कहते हैं ना। तो मनुष्य का परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र और रुधिर परिसंचरण तंत्र प्रकार का है, ठीक है। तो मनुष्य में 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। देखो, एक तो रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र देख लेते हैं हम लोग, यही वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा। रुधिर परिसंचरण तंत्र आपके बुक में लिखा भी है, परिवहन तंत्र उससे जुड़ी संरचनाएं और उनके कार्य में कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लिखे थे, क्या क्या, हृदय, फिर रक्त वाहिनियां और फिर रक्त ना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ हृदय के बारे में पढ़ेंगे। देखो, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। और इसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। तो सबसे पहले हम लोग को हृदय को अच्छे से पढ़ना है, हृदय के बारे में। हृदय जानते हैं सब कोई, है ना, सब देखे हैं। क्या है हृदय, क्या है हृदय, दिल या हार्ट सब जानते हो। आपके शरीर में बाईं ओर हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में, मतलब बाईं ओर नहीं है, दोनों फेफड़ों के बीच में है, लेकिन हल्का सा बाईं ओर झुकी रहती है, इसलिए बाईं ओर दिखाते हैं हम, बताते हैं हम लोग, है ना। तो हृदय क्या है, यह केंद्रीय पंप अंग है जो संपूर्ण शरीर में रुधिर का क्या करता है, परिसंचरण करता है। मनुष्य का हृदय एक मांसल शंकुआकार, मतलब कोन के आकार का ना, अभी मैं दिखाऊंगी, शंकुआकार, शंकु के आकार का, या पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। ऊपर से इसके पूरा पसली लगा रहता है, हड्डी वाला जो पसली है
वो हृदय झिल्ली की बनी एक थैली के भीतर रहता है जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। ऊपर वाले आवरण को क्या कहेंगे? हृदय आवरण। इसमें द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। अब द्रव क्यों भरा रहता है? हृदय को बाहरी आघातों से बचाने के लिए। ठीक, अब देखो मैं एक बार हृदय का चित्र दिखा रही हूं आप लोग को। ये रहा, ये ह्यूमन हार्ट है। ये पूरा ऊपर से देखो शंकु के आकार का है ना, शंकु ऐसे ही रहता है इस टाइप के आकार का। ठीक है, तो ये शंकु के आकार का है। ये जो ऊपर का आवरण है ये हृदय आवरण कहलाएगा। इस आवरण के बीच में द्रव है, फिर एक और आवरण है दोनों द्रव के बीच में, तब अंदर में हृदय वाला जो भी कार्य होगा वो अंदर में होगा। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला आवरण, फिर इसके बीच में यहाँ पे द्रव होगा, फिर ये सेकंड वाला, ये जो पिंक वाला दिख रहा है, ये पिंक वाले के पास जो ये लाइन दिख रही है सेकंड वाला आवरण। तो ये बीच में यहाँ पे ये जो ग्रे ग्रे दिख रहा है ना, यहाँ पे पूरा द्रव भरा रहता है जिसको हृदय द्रव कहते हैं। और ये हृदय को चोट लग गया जैसे कभी, तो इस द्रव के कारण अंदर तक नहीं चोट लगेगी, यहीं तक रहेगी, है ना। ये है हृदय, ये हृदय की संरचना है, शंकुआकार है। थोड़ा सा देखो बाईं ओर झुका हुआ रहता है, इसलिए इसको बाईं ओर हम लोग बताते हैं, लेकिन है कहाँ वास्तव में? दोनों फेफड़ों के बीचों बीच है। ठीक, ये देखो ये पसली है, ये जो है पसलियां हैं पूरी जो रक्षा करती हैं। ये अंदर में जो दिख रहा है ये फेफड़ा है, ये देखो यहाँ तक वाला ये फेफड़ा है। ये बाहर में जो 1 2 3 4 5 इधर 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल 12 दोनों साइड रहती हैं, ये पसलियां हैं। और ये वाला फेफड़ा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है एक, और ये दूसरा फेफड़ा, और इन दोनों फेफड़ों के बीच में ये देखो ये दिल है, हृदय है। तो पसलियों के अंदर फेफड़ों के बीच में ये हृदय उपस्थित रहता है। देखो है ना सेंटर में, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट की ओर दिख रहा है ना, थोड़ा सा हल्का सा झुका हुआ रहता है। तो ये है हमारा हृदय। ठीक, और भी इमेज होंगे इसके। ये देखो ये यहाँ पे फेफड़ा और ये फेफड़ा, फेफड़ा क्लियर नहीं दिखा रहा है क्योंकि हृदय को क्लियर दिखाना है। और ये पूरा हृदय की संरचना है। ये देखो ये हृदय शंकु के आकार का है। ठीक है, यहाँ से नाशपत्ती के आकार का भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है। यहाँ से देखो एक यहाँ से महाधमनी निकल रही है और इधर की ओर जा रही है और इधर की ओर जा रही है, दोनों तरफ। मतलब ये एक इधर फेफड़े की तरफ और ये वाला इधर इस फेफड़े की तरफ जा रहा है। तो ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे ना। सेम वैसे ही ये वाला जो निकल रहा है, ये देखो इसमें से निकल के ये पूरे बॉडी की ओर, जिसमें रेड दिख रहा है ना, ये रेड में शुद्ध रक्त बह रहा है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं। और जो ब्लू दिख रहा है इसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है। ये देखो यहाँ से रक्त आएगा, ये ब्लू जो दिख रहा है अशुद्ध रक्त यहाँ आएगा हृदय में, फिर हृदय से पंप होने के लिए ये देखो यहाँ पे जाएगा, ये वाले इससे जा रहा है अशुद्ध रक्त, यहाँ से आया, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पे साफ होगा, साफ होने के बाद वापस आएगा और इससे फिर ये पूरे शरीर में जाएगा। इसको अभी मैं बताऊंगी क्या है। ये एक और संरचना देखो, ये पसलियों के बीच में हृदय को दर्शाता हुआ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हृदय कहाँ उपस्थित है हमारे शरीर में। अब देखो लिखा हुआ है कि हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। मतलब अंदर में हृदय में देखोगे अगर तो उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें से 2 थोड़े छोटे होते हैं और 2 थोड़े बड़े होते हैं। जो छोटे होते हैं वो कौन है? आलिंद, दोनों को आलिंद कहेंगे। और नीचे का जो 2 बड़े हिस्से होंगे उसको कहेंगे नीलय। तो 4 हिस्से हैं, उसमें से 2 को आलिंद और 2 को नीलय। ऊपर वाले को आलिंद और नीचे वाले को नीलय कहेंगे। मैं इसमें दिखा देती हूँ आप लोगों को। हाँ, ये देखो ये हृदय की संरचना है और ये हृदय अंदर से बता रहा है ना, ये बाहर से कैसा दिख रहा है और ये अंदर से। तो देखो अंदर में 4 हिस्सा है। एक हिस्सा ये ऊपर वाला, ये एक ये नीचे वाला, ये जो व्हाइट वाला भाग दिख रहा है ना ये वाला, इसके नीचे वाला ये, और एक ये। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है साइज में और ये वाला थोड़ा छोटा है। तो ये दायां आलिंद, ये दायां नीलय, ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला नीलय। इधर देखो फिर एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है, इधर वाला आलिंद, इधर वाला नीलय। तो ये ऊपर वाले दोनों छोटे हैं, ये दोनों आलिंद हैं, और नीचे वाले दोनों बड़े हैं, ये दोनों नीलय हैं। तो इसको दायां आलिंद, दायां नीलय, बायां आलिंद, बायां नीलय। इंग्लिश में लिखा हुआ है राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम यानी कि बायां आलिंद, बायां आलिंद, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां नीलय। क्लियर दिखा? 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक, फिर क्या लिखा है देखते हैं। हाँ, अब देखो हृदय को बाएं एवं दाएं भाग में बांटने पर दोनों भाग में एक एक आलिंद तथा नीलय मिलता है। बाएं ओर के आलिंद व नीलय आपस में एक द्विवलन कपाट के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे माइट्रल वाल्व या बायएंट्रियो वेंट्रिकल वाल्व कहते हैं। और दाहिनी ओर के नीलय आलिंद क्या होते हैं? त्रिवलय कपाट द्वारा जुड़े रहते हैं। ये इसके बारे में बात कर रहा है। ये देखो ये जो कपाट है ना, यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये ढक्कन है। मतलब कि जब यहाँ से रक्त नीचे आ जाएगा तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा
और ये वाला ढक्कन है, ये भी ढक्कन है। तो ये त्रिवलनी कपाट है, ये द्विवलनी कपाट है। मतलब आपको इससे कोई खास मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे कपाट लगे रहते हैं, ताकि दोनों भाग को अलग करने के लिए, आलिंद को नीले से अलग करने के लिए यहाँ पे कपाट लगा रहता है। समय समय पे कपाट खुल जाता है तो रक्त नीचे आ जाता है, और अगर कपाट बंद हो जाएगा तो रक्त ऊपर वापस नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिवलनी कपाट, यहाँ पे द्विवलनी कपाट लगा हुआ है। ठीक, समझ में आया? ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है यही कपाट है ना, और यहाँ पे देखो ये नस, इससे ये पसलियां, पेशी लगी हुई हैं, ताकि उसको खींचे तो खुल जाए, और जब वो छोड़ दें तो बंद हो जाए, है ना। और देखो लिखा है यहाँ पे, कपाट के खुलने व बंद होने से लब डब की आवाज आती है। जब कपाट खुलता है, बंद होता है ना, तो वही आवाज करता है। ये खुलेगा तो देखो पेशी संकुचित होगा, खुलेगा तो ये वाला जो पेशी है संकुचित हो जाएगा, ये अंदर की ओर खींच देगा तो ये बाहर खुल जाएगा। ठीक है, खुल जाएगा तो आवाज करता है लब डब। उसी को हम लोग हृदय की धड़कन बोलते हैं, धक धक जो बोलते हैं ना, वो लब डब की आवाज होती है एक्चुअली में। ठीक है, फिर क्या लिखा है देखो, दाएं व बाएं आलिंद का निलय आपस में पेशीय झिल्ली से पृथक होता है। इसी को बोल रहा है, ये जो है इसको पेशीय झिल्ली बोल रहा है, इससे पृथक होता है आपस में। ठीक है, फिर दोनों आलिंद की दीवार पतली होती है, जबकि नीलय की दीवार अपेक्षाकृत मोटी होती है। यहाँ पे देखो दिख भी रहा है, इसकी दीवार देखो कैसे मोटी है, जबकि इधर ऊपर में दीवार कैसी है, यहाँ पे पतली है ना। तो नीलय की दीवार मोटी होती है और आलिंद की दीवार पतली होती है। ठीक है, बाएं नीले की दीवार दाएं नीले की दीवार की अपेक्षा तिगुनी व चौगुनी मोटी होती है। बायां नीले और ज्यादा मोटा होता है, इधर का देखो ज्यादा मोटा है और इधर का थोड़ा सा कम मोटा है, तो इधर वाला और ज्यादा मोटा होता है दीवार ना, ये दीवार देखो बहुत मोटा है। ठीक, वैसे ये सब चीज से उतना खास कोई फर्क नहीं पड़। अब देखो क्या लिखा हुआ है, दाएं नीले की दीवार के, ये तो हम लोग पढ़ लिए। फिर दाएं नीले के अगले भाग की बाईं ओर से एक बड़ी बड़ी फुफ्फुस चाप निकलती है। फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर तीन अर्धचंद्राकार वाल्व स्थित होते हैं। कहां से? दाएं नीले से एक फुफ्फुस चाप निकलती है, ये वाले को बोल रहा है, ये इसको बोल रहा है। ठीक, और यहाँ पे भी कपाट लगा हुआ है, इसी को वाल्व बोल रहा है। ये जो कपाट लगा है ना व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है आप लोगों को, इसको वाल्व बोल रहा है। ठीक, तो ये चाप निकला, इसको फुफ्फुस चाप कहते हैं। फिर ये फेफड़े, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, फेफड़ा की ओर जाएगा। यहाँ पे लिखा है देखो पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब फेफड़ा, तो ये फेफड़े की ओर जाएगा, इसलिए इसको फुफ्फुस चाप बोल रहा है ना। फिर क्या है, इस वाल्व के कारण रुधिर दाएं नीले से फुफ्फुस चाप में जाता है, परंतु फिर वापस नहीं आता है। क्या होगा, यहाँ पे रक्त आएगा, ये रक्त फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ये रक्त इस पाइप की सहायता से इधर फेफड़े की ओर चला जाएगा। तो जब ये जाएगा तो ये वाल्व खुल जाएगा, और जैसे ही रक्त यहाँ पहुंच जाएगा ये वाल्व बंद हो जाएगा, ताकि वापस रक्त गिर के इस पे मत आ जाए। ठीक से, है ना। तो ये ऊपर जाने के लिए इसमें वाल्व लगा रहता है अर्धचंद्राकार। ठीक, फिर क्या है, रुधिर को बाएं नीले के अगले भाग के दाएं कोने में महाधमनी या महाधमनी चाप निकलता है। बाएं नीले से भी कुछ निकलेगा, देखो उसको महाधमनी चाप कहेंगे। ये देखो ये जो निकल रहा है ना, ये बाएं नीले से, ये इसको महाधमनी, ये फुफ्फुस चाप, और ये वाला जो बाएं नीले से निकल रहा है इसको महाधमनी चाप। यहाँ पे भी वाल्व लगा है, देखो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। यहाँ से रक्त एक बार इसके ऊपर चला गया तो ये वाल्व बंद हो जाएगा, ताकि वापस रक्त इसमें मत आ जाए। सेम वही है। ठीक, शरीर के सभी भागों में जाने वाली धमनियां महाधमनी चाप से ही निकलती हैं। दाएं आलिंद में 2 अग्र महाशिराएं तथा एक पश्च महाशिरा खुलती है। अब दाएं आलिंद में क्या खुल रहा है, देखो ये देखो दायां आलिंद, इसमें ये देखो ये महाशिरा है, ये महाशिरा है, ये अग्र भाग से खुल रहा है और ये पश्च भाग से, मतलब ये देखो नीचे से आया होगा, ये नीचे से पश्च भाग से यहाँ पे आके खुल रहा है और ये यहाँ पे आके खुल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त, इसको नीला इसलिए बनाया क्योंकि अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से अशुद्ध रक्त इसमें होकर के फेफड़े की ओर जाएगा। फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होगा और रक्त में ऑक्सीजन मिक्स करेंगे और रक्त कहाँ आ जाएगा, इस आलिंद में, फिर इस आलिंद से इस नीले में, फिर इस नीले से इस महाशिरा में, सॉरी महाधमनी में, फिर इस धमनी से देखो शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग जगह पे 3-4 पाइप बना है ना, तो अलग अलग जगह पे ये जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में लाती है। बाएं आलिंद में फुफ्फुस शिराएं खुलती हैं जो फेफड़े से शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में लाती हैं। तो अभी हम लोग परिसंचरण तंत्र क्रिया विधि पढ़ेंगे। देखो क्रिया विधि लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसे काम करता है हृदय। तो अब आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि हृदय कैसे काम करता है। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले आलिंद व नीलय लयबद्ध रूप से संकुचन व शिथिलन की क्रिया में संलग्न रहते हैं। संकुचन और शिथिलन मतलब एक बार सिकुड़ेंगे फिर एक बार फैलेंगे ना। इस क्रिया से हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पंप करता है। शरीर से अशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है। पूरे शरीर से अशुद्ध अपशिष्ट मिला हुआ रक्त कहाँ आएगा, दाएं आलिंद में। किसकी सहायता से, महाशिरा की सहायता से। ये देखो ये यहाँ पे है महाशिरा, ये है महाशिरा। ये देखो यहाँ से रक्त पूरे शरीर के ऊपर वाले भाग से, जो भी शरीर में सिर, हाथ, कंधा वगैरह जितने भी भाग है वहां से जितना भी अशुद्ध रक्त होगा वो यहाँ आकर के राइट ऑट्रियम में यानी कि दाएं आलिंद में आ गया। और ये वाला जो पाइप है ये नीचे से आया है पाइप ना, तो इस पाइप से
नीचे के भाग से, पैर से, पेट से, इन सब से पूरा जितना भी अशुद्ध रक्त होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। पूरा अशुद्ध रक्त यहाँ जमा हो गया। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला है, ऑक्सीजन नहीं है ना, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो रक्त यहाँ आ गया। जैसे यहाँ पे रक्त आएगा, हृदय क्या होगा, संकुचित होगा। जब ये संकुचित होगा, ये सिकुड़ेगा, तो ये सिकुड़ेगा तो रक्त के लिए जगह कम बचेगा, तो रक्त, ये वाला वाल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और खुलते ही रक्त कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये सिकुड़ा और रक्त यहाँ आ गया। ठीक, जैसे ही रक्त यहाँ आएगा ये फैल जाएगा, ताकि रक्त को ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके ना। ये फैलेगा, और जैसे ये फैलेगा ये वाला ढक्कन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो रक्त यहाँ से यहाँ आया, ये फैला तो ये ढक्कन बंद हुआ। ये ढक्कन बंद हुआ मतलब अब रक्त वापस ऊपर नहीं जा सकता, अब रक्त यहाँ आ गया। ठीक, यहाँ से रक्त कहाँ जाएगा, इसमें, इस पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ठीक, और यहां से फिर रक्त पल्मोनरी यानी कि फेफड़े की ओर जाएगा। तो देखो आगे वही लिखा हुआ है। इस क्रिया से हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पंप करता है, लिखा है। शरीर से अपशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त महाशिरा द्वारा आलिंद में आता है, ये अभी हम लोग देख लिए, महाशिरा से आ रहा है। फिर दाएं आलिंद में एकत्र होने के पश्चात ये वाल्व खुल जाते हैं, जो वाल्व मैंने बताया वहां पे वो खुल जाएगा, और रक्त कहाँ चला जाएगा, दाएं नीले में। फिर दायां नीले संकुचित होगा, और संकुचित होने से फिर रक्त कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी में जाएगा। वही वाला जो धमनी मैंने अभी बताया, पल्मोनरी आर्टरी, और वहां से रक्त कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या हो रहा है, हम लोग जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं वो ऑक्सीजन स्टोर हो रहा है फेफड़े में, तो फेफड़े में श्वसन प्रक्रिया द्वारा यह रक्त ऑक्सीकृत किया जाता है। फिर वहां पे क्या हो जाएगा, फेफड़े में पूरा रक्त क्या हो जाएगा, रक्त में ऑक्सीजन को मिक्स कर देंगे, क्योंकि बहुत सारा ऑक्सीजन है हमारे फेफड़े में, पूरा ऑक्सीजन मिक्स कर देंगे, और रक्त में जितना भी, क्योंकि अशुद्ध रक्त था मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा ले लेगा। तो फेफड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग नाक से बाहर कर देंगे और ऑक्सीजन रक्त में मिल जाएगा। फिर जो साफ रक्त है, अब रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया, उसको फुफ्फुस सिरा द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश करेगा। बाएं आलिंद में अब आएगा कहाँ से, फुफ्फुस सिरा से। ये देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देखो यहाँ से रक्त गया फेफड़े की ओर, फेफड़े में पूरा रक्त साफ हुआ, और रक्त साफ होने के बाद, इधर भी फेफड़ा है, फेफड़े में रक्त साफ हुआ, और साफ होने के बाद रक्त देखो ये वाला और ये जो दो है, इससे ये यहाँ खुल रहा है ना, ये दोनों यहाँ खुल रहा है, देखो खुला है, यहाँ पे दिखा भी रहा है कि यहाँ पे खुल रहा है, तो ये और ये खुल रहा है। तो इधर से भी जो रक्त शुद्ध होगा वो भी यहाँ आएगा, और इधर से जो रक्त शुद्ध होगा वो भी यहाँ आएगा, कहाँ, बाएं आलिंद में। इस समय पे बाएं आलिंद फैला हुआ रहेगा ना, शिथिल रहेगा। अब बाएं आलिंद में वो रक्त जैसे ही पूरा आ गया तो बायां आलिंद सिकुड़ने लगेगा, सिकुड़ेगा तो ये वाला ढक्कन वाल्व खुल जाएगा, और रक्त कहाँ आ जाएगा, बाएं नीले में। अब बायां नीले अभी फैला हुआ है ना, जैसे ही बायां नीले में रक्त पूरा आ जाएगा, बायां नीले क्या होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, सिकुड़ेगा तो ये वाला ढक्कन बंद हो जाएगा, और रक्त कहाँ चला जाएगा, इसमें, एरोटा में, महाधमनी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं क्या लिखा है। यहां तक हम लोग देख लिए थे कि बाएं आलिंद में प्रवेश करती है, फिर बाएं नीले में प्रवेश करता है, फिर नीले में संकुचन होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, महाधमनी। अभी मैंने बताया शरीर रक्त द्वारा रक्त और महाधमनी से फिर कहाँ चला जाएगा, पूरे शरीर में। और यही चक्र निरंतर चलते रहेगा। क्या चक्र, कि पहले क्या हुआ, पहले जो अशुद्ध रक्त है वो इस सिरा, महासिरा से ऊपर की ओर से और नीचे की ओर के, शरीर के नीचे की ओर का पूरा रक्त यहाँ आया, ये सिकुड़ेगा मतलब दाएं आलिंद में आया, दायां आलिंद सिकुड़ेगा तो दाएं नीले में जाएगा, दायां नीले सिकुड़ेगा, ये वाला ढक्कन बंद हो जाएगा तो ये सिरा में जाएगा, महासिरा में जाएगा, महासिरा से फेफड़े की ओर जाएगा, फेफड़े में रक्त में ऑक्सीजन घुलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उससे अलग कर दिया जाएगा। फिर रक्त कहाँ आ जाएगा, इस बाएं आलिंद में, फिर बायां आलिंद सिकुड़ेगा तो बाएं नीले में रक्त आ जाएगा, फिर बायां नीले सिकुड़ेगा तो रक्त महाधमनी में चला जाएगा, और महाधमनी से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचा दिया जाएगा। इसका रंग नीला इसलिए क्योंकि इसमें से अशुद्ध रक्त जा रहा था, और इसका रंग लाल इसलिए क्योंकि इसमें से शुद्ध रक्त जा रहा था। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है, इसी को हम लोग हृदय चक्र कहेंगे। यही प्रक्रिया बार बार होती रहेगी ना, और इस प्रक्रिया में रक्त 2 बार हृदय से गुजर रहा है। देखो यहाँ पे एक बार रक्त आया था, पहले यहाँ से रक्त आया, यहाँ आया, फिर यहाँ से फेफड़े को चला गया, फिर वापस यहाँ रक्त हृदय में आया, और फिर यहाँ से पूरे शरीर में गया। तो एक बार यहाँ रक्त आता है, फिर उसके बाद एक बार यहाँ रक्त आता है, तो 2 बार हृदय में रक्त आता है एक चक्र में ना, तो इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। 2 बार आने के कारण दोहरा परिसंचरण तंत्र भी इसको कहते हैं। तो देखो वही लिखा है कि 2 बार हृदय से गुजरता है, पहले शरीर में हृदय अशुद्ध रक्त तथा फिर शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में। पहली बार में अशुद्ध वाला आता है और दूसरी बार में फेफड़ा से शुद्ध होने के बाद आता है। इस प्रकार के परिसंचरण को द्विपरिसंचरण कहा जाता है, या दोहरा परिसंचरण कहा जाता है, या फुफ्फुसीय या दूसरा दैहिक कहा जाता है। ठीक है,
और इस हृदय पेशी न्यास स्व उत्तेजनी होती है। हृदय की जो पेशियां होती है ना खुद से ही सिकुड़ती और फैलती हैं, उसी को पेस मेकर कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डायग्राम बना हुआ है वही वाला। ये पश्च महाशिरा, ये शिरा से यहाँ से रक्त आया, निशान बना हुआ है यहाँ पे देखो एरो का। फिर यहाँ से रक्त इसमें नीले में आया, दाएं नीले में। फिर दाएं नीले से रक्त देखो ये निशान बना है, महाशिरा में गया और महाशिरा से फेफड़े में गया। फेफड़े से ये देखो ये फेफड़ा से रक्त वापस आया, फेफड़ा या फुफ्फुस, फुफ्फुस जो लिखा वो फेफड़ा है ना, वापस आया बाएं आलिंद में, फिर बाएं आलिंद से बाएं नीले में, फिर बाएं नीले से फिर इस धमनी में, और इस धमनी की सहायता से कहाँ चला गया, पूरे शरीर में। सेम यहाँ पे भी वही डायग्राम बना हुआ है, 2 बार दिखा रहा है। ये फेफड़ा दिखा रहा है ना, देखो ये देखो ये हृदय है। हृदय में एक बार अशुद्ध वाला, ये पूरा अशुद्ध वाला रक्त को लेकर के यहाँ पे आया। ठीक, फिर अशुद्ध रक्त फेफड़े से जाकर के शुद्ध हुआ और फेफड़े से फिर शुद्ध होकर के रक्त इधर आया और इधर से फिर ये पूरे शरीर में दे दिया गया। ठीक है, तो ये दोहरा परिसंचरण तंत्र को दर्शा रहा है। ये यहाँ पे लंग्स को दिखाया है एक्चुअली, ये इधर लंग्स में शुद्धिकरण और इधर भी लंग्स में शुद्धिकरण हो रहा है, वो दिखाना चाह रहा है। ठीक, ये हृदय है, हृदय से लंग्स में आकर के, लंग्स यानी फेफड़ा ना, इतना हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हृदय में स्वयं संकुचन करने की शक्ति है, वो खुद से ही संकुचित होता है। और कितनी बार संकुचन करता है, 72 बार। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, जितने बार संकुचित होगा वो वाल्व खुलेगा और बंद होगा और लब डब की ध्वनि आएगी, तो हम लोग बोलते हैं 72 बार धड़कता है दिल। ठीक, एक बार के संकुचन में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। इस काल में 0.1 सेकंड तक आलिंद का संकुचन होता है और शेष 0.7 सेकंड तक वह क्या रहता है, शिथिल अवस्था में रहता है। इतना जानने का जरूरत नहीं है, आप इतना जानो कि 72 सेकंड तक वो 72 बार वो संकुचन करता है। नीले में 0.3 सेकंड तक संकुचन होता है और 0.4 सेकंड तक वो फैलता है। 0.3 सेकंड तक सिकुड़ेगा और 0.4 सेकंड तक फैलेगा नीले। ठीक है, हृदय में होने वाले संकुचन को प्रकुंचन या सिस्टोल, और जो फैलता है वो यानी कि शिथिल अवस्था में आता है उसको अनुसूथलन या डायस्टोल कहते हैं। मतलब सिस्टोल और डायस्टोल 2 चीजें होती हैं। संकुचित होगा तो उसको सिस्टोल या प्रकुंचन, और खुलेगा शिथिल होगा तो उसको अनुशीथलन या डायस्टोल कहा जाता है। एक संकुचन या प्रकुंचन और एक अनुशीथलन मिलकर हृदय धड़कन का निर्माण करते हैं। एक बार सिकुड़ेगा और एक बार फैलेगा तो उसको एक धड़कन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, एक सामान्य या स्वस्थ मनुष्य का हृदय विश्राम की अवस्था में 72 बार धड़कता है, परंतु अगर बहुत मेहनत कर लिए हैं तो 180 बार भी धड़क सकता है। ठीक है, हृदय की धड़कन में लगभग 70 मिलीमीटर रुधिर पंप होता है। एक बार जो धड़केगा ना उसमें 70 मिलीमीटर रुधिर पंप होता है। और रुधिर के इस आयतन को क्या कहते हैं, स्ट्रोक आयतन कहते हैं। किसको, 70 मिलीमीटर को स्ट्रोक आयतन कहते हैं। ठीक है, तो हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना है या रुधिर का स्ट्रोक आयतन कितना है, तो 70 मिलीमीटर। ठीक, दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं और फिर दोनों नीले एक साथ संकुचित होते हैं। ऊपर वाला एक साथ सिकुड़ेगा और नीचे वाला एक साथ सिकुड़ेगा। हृदय की धड़कन दाहिने आलिंद के ऊपरी भाग में स्थित ऊतकों के एक समूह से शुरू होती है जिसे शिरा आलिंद नोड कहते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग को जानना नहीं है। अब ये जानना है कि हम लोग हृदय की धड़कन का नाप कैसे सकते हैं, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी मशीन जो ईसीजी कहते हैं ना, उससे हम लोग उसको नाप सकते हैं। फिर वही हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन की 72 बार धड़केगा और टोटल कितना लीटर खून पंप करेगा, 5 लीटर। ऐसे कितना करता है, 70 मिलीमीटर एक बार में ना, तो 72 बार में टोटल कितना, 5 लीटर तक करेगा। अब हृदय की धड़कन जो धड़क रही है उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, तो हृदय की जो धड़कन है वो स्वचालित है, खुद शिरा आलिंद नोड से प्रारंभ होती है, वही हृदय में ही खुद से प्रारंभ होती है। और इसका नियंत्रण जो होता है वो मस्तिष्क के मेडुलम ऑब्लंगाटा में नियंत्रण केंद्र से होता है। पीछे में एक रहता है मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लंगाटा, जिसको छोटा मस्तिष्क हम लोग कहते हैं, उसी में एक नियंत्रण केंद्र है, कार्डियक सेंटर, वहां से इसका नियंत्रण होता है। और कौन नियंत्रण करता है, थायरोक्सिन और एड्रेनालिन हार्मोन, और फिर कुछ कुछ रासायनिक पदार्थ भी हैं जो उसका नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो इतना था हृदय में 4 कक्ष। फिर 4 कक्ष के बाद हृदय का कैसे परिसंचरण होता है इसको मैं एक बार वो बता दूंगी आप लोग को आउटलाइन करके। और अब नेक्स्ट है दूसरा, हृदय के बाद थी रुधिर वाहिकाएं या रुधिर वाहिनियां। कौन कौन सी वाहिकाएं या वाहिनियां थी, तो धमनी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये लिखा है वही शिरा, और धमनी और शिरा में अंतर आप लोग देखे होंगे, लाल रंग की है, ये नीले रंग या बैगनी, जो ऊपर ऊपर दिखता है नीला या बैगनी, हृदय से अंग की ओर लाती है और ये अंग से हृदय की ओर लाती है, क्योंकि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और हृदय में धमनी में शुद्ध रक्त बहता है ना, याद रखेंगे। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त और अशुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन विहीन रक्त। ठीक, फिर धमनी में आप लोग पढ़े थे कपाट नहीं पाया जाता है, जबकि शिरा में कपाट पाया जाता है। धमनी गहराई में स्थित होता है, ये ऊपर ऊपर स्थित होता है। फिर धमनी मोटा और पेशीय होता है, जबकि शिरा में आप लोग पढ़े थे कि पतला होता है। इसकी गुहा संकरी होती है, जबकि इनकी गुहा अपेक्षाकृत क्या होती है, काफी चौड़ी होती है। ठीक है, फिर
नोट कर लेना आप लोग, इतना ज्यादा नहीं, आपको 6 अंतर लिखना है। ये खाली होने पर पिचकती नहीं है, लेकिन सिरा क्या होता है, पिचक जाता है। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। ये पल्मोनरी धमनी इसका नाम है। हाँ, आप लोगों को पल्मोनरी धमनी के बारे में नहीं बताई ना मैं, ये इसका नाम है पल्मोनरी धमनी। ये देखो, ये जो है ना, ये फेफड़े की ओर जा रही है, अशुद्ध रक्त को लेके जा रही है, फेफड़े की ओर जा रही है। इसका नाम भी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी। अशुद्ध रक्त है लेकिन फुफ्फुस धमनी नाम है यहाँ पे, तो ये उल्टा है। ऐसे तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये फेफड़े के पास जो धमनी है ये वाली, इसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है, ऑक्सीजन विहीन रक्त बह रहा है, फिर भी इसका नाम धमनी है। ठीक है। और ये जो नीचे दिया येलो वाला इसका नाम है फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी सिरा। इसमें शुद्ध रक्त बह रहा है, जबकि सिरा में क्या बहता है, अशुद्ध। तो ये दोनों में बस उल्टा है ना, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है ऑक्सीजन युक्त, और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है ऑक्सीजन विहीन। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ये धमनी है और इसमें क्या बह रहा है, अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन विहीन, नीला बना है मतलब अशुद्ध, और ये सिरा है लेकिन इसमें क्या बच रहा है, शुद्ध रक्त। तो इसको पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी, और इसको पल्मोनरी सिरा या फुफ्फुस सिरा कहते हैं। तो यही मैं बताना चाह रही थी। तो ये अंतर में भी लिखा हुआ है कि केवल पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, और पल्मोनरी सिरा को छोड़कर सभी सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है। फिर रुधिर केशिकाएं, वही पतली पतली महीन केशिकाएं जो दोनों को जोड़ती हैं। अब हम लोग देखेंगे रुधिर के बारे में। रुधिर तरल संयोजी संवहनी यूतक है, आप लोग जान रहे हो। रुधिर में क्या क्या रहता है, कुछ कणिकाएं होती हैं, प्लाज्मा होता है, हीमोग्लोबिन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होता है। इसको दो भाग में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं रुधिर को। एक तो इसका भाग है प्लाज्मा और एक है रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा जो आप लोग जब भी कभी ब्लड आप लोग देखे होंगे तो उसमें तेल तेल जैसा पदार्थ उससे अलग दिखता है, ब्लड से अलग से निकलता हुआ दिखाई देता है, पीला पीला तेल जैसा पदार्थ, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। तो लिखा है वही, रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। हल्के पीले रंग का क्षारीय होता है। इसमें रक्त का 55% भाग का निर्माण करता है। ये रक्त में कितना होता है, 55% यही रहता है। प्लाज्मा वह निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्त के कण तैरते हैं। प्लाज्मा के द्वारा ही ये कण सारे शरीर में पहुंचते हैं और आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन होता है। और क्या क्या चीज है रुधिर में, रुधिर की कुछ कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी, 3 प्रकार की कोशिकाएं देखो, लाल रुधिर कोशिकाएं, सफेद रुधिर कोशिकाएं, और एक है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कोशिकाएं आरबीसी, रेड ब्लड सेल आरबीसी, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। कुल कोशिकाओं का 99% यही होता है, सबसे ज्यादा यही होता है। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लेकर के चलता है, और उसी के कारण रक्त का कलर कैसा होता है, लाल होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आप लोग जब ब्लड टेस्ट कराते होंगे तो उसमें इरिथ्रोसाइट वैल्यू भी लिखा रहता है, आप लोग चेक करिएगा। यही ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न अंगों और कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अभी हम लोग पढ़े थे कि खून का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, लाल बोन मैरो में। ठीक है। फिर इसमें लिखा है ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। जो आरबीसीएस है वो केंद्रक विहीन होती हैं, लेकिन ऊंट की लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन ये भी अभी कंफर्म नहीं है ना। और इस एक आरबीसी की आयु कितनी होती है, 120 दिन तक औसत आयु, उससे ज्यादा उससे कम भी हो सकती है। और आकार कैसा होता है, डिस्क रूपी उभयतल केंद्रक रहित। इतना ज्यादा जानना नहीं है ये सब के बारे में बहुत ज्यादा, लेकिन एक बार लिखना नहीं है, मतलब जानना है लेकिन लिखना नहीं है। सफेद रुधिर कणिकाएं बीमारी से बचाती हैं, जिसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं, हम लोग बॉडी में जो बीमारी से रक्षा करती हैं, जीवाणुओं से रक्षा करती हैं। इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट भी आप लोग देखना जब ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें लिखा रहता है ल्यूकोसाइट। ठीक है। वास्तविक कोशिकाएं हैं, रंगहीन है, पारदर्शक है। ये वास्तविक कोशिका क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक है, जबकि वो लाल रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं थी। ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है, ये सब लिखा रहता है किताब में, देखिएगा 2 प्रकार की होती है, सॉरी, कणिकामय और कणिका विहीन। कणिकामय वाला 3 प्रकार का, न्यूट्रोफाइल, इओसिनोफाइल और बीसोफाइल। और कणिका विहीन वाला मोनोसाइड और लिम्फोसाइड। ये लिम्फोसाइड, न्यूट्रोफाइल सब लिखा रहता है, आप लोग जब भी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें देखना। और क्या रहता है ब्लड के अंदर, प्लेटलेट्स या बिंबाणु, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। जब कहीं चोट लग जाती है और खून गिरने लगता है तो रक्त का थक्का बनाने के लिए यही जिम्मेदार होता है, ताकि रक्त ज्यादा मत बहे ना। सामान्यतः मनुष्य के रक्त में 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्लेटलेट्स होते हैं। देखो कितने सारे होते हैं, जिनका जीवन कितना होता है, केवल 8 से 10 दिन का। बिंबाणु केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं और इनका व्यास 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है, म्यू मीटर होता है। ये मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमने में मदद करता है।
तो नेक्स्ट टॉपिक है रक्त समूह। अब ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सब कोई सुने हुए हो, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, वही ब्लड ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो, मनुष्य की आरबीसी, अभी आप लोग पढ़े, रक्त में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। इनमें पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन ए और बी के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मनुष्य के रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है। कुछ ऐसे एंटीबॉडी हैं जो आरबीसी में पाए जाते हैं। अगर ए पाया जाएगा, जैसे रक्त समूह ए वाले व्यक्ति के आरबीसी पर प्रतिजन ए पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। अगर एंटीजन बी पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा। अगर ए और बी दोनों पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी कहलाएगा। ठीक है, और अगर किसी भी प्रकार का प्रतिजन नहीं है, ना तो ए ना तो बी, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ओ। तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ, 4 प्रकार के। ठीक है, अब देखो, ए बी वाले के पास दोनों प्रकार का प्रतिजन है, तो वो ए वाले को भी ब्लड दे सकता है, ए वाले से भी ब्लड ले सकता है, और बी वाले से भी ब्लड ले सकता है, और ओ वाले से तो ले ही सकता है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? सर्वाग्राही। मतलब ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है वो सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन ए वाला किससे ब्लड लेगा? केवल ए वाले से या फिर ओ वाले से, क्योंकि ओ वाले के पास कुछ भी नहीं है ना। पर बी वाले से नहीं ले सकता, क्योंकि इसके पास कौन सा एंटीजन है? बी। तो इसको कैसा चाहिए एंटीजन? या तो ए चाहिए या तो कोई एंटीजन ना मिले वो भी चलेगा, पर बी नहीं चाहिए। बी आएगा तो खतरनाक होगा ना इसके लिए, ठीक है, डेंजरस होगा। तो ए वाला ए से ब्लड लेगा, ओ से ब्लड लेगा, लेकिन ए बी और बी से नहीं लेगा, क्योंकि इनके पास बी है। बी वाला बी से लेगा और ओ से लेगा। ए बी वाला ए से ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, मतलब सबसे लेगा तो सर्वग्राही। और ओ वाला किसी से नहीं ले सकता है, क्योंकि ए से लेगा तो ए एंटीजन आ जाएगा, जबकि इसको एंटीजन नहीं चाहिए। बी से लेगा तो बी एंटीजन आ जाएगा, इसको नहीं चाहिए। ए बी से लेगा तो ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, इसको एंटीजन तो चाहिए ही नहीं। तो ये सिर्फ ओ वाले से ले सकता है, लेकिन दे सबको सकता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सर्वदाता कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कितने प्रकार के रक्त ग्रुप हो जाते हैं? 4 प्रकार के, ए बी और ओ। तो इसको ए बी ओ रक्त समूह हम लोग कहते हैं एक साथ मिला करके। ठीक, फिर इसी में एक आरएच फैक्टर पाया जाता है। देखो, आरएच प्रतिजन, अगर आरएच प्रतिजन है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और अगर आरएच प्रतिजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहलाता है। मैक्सिमम लोगों में आरएच होता है। एक प्रोटीन है एक विशेष प्रकार का, वो वाला प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे ब्लड ग्रुप, और अगर नहीं है तो नेगेटिव बोलेंगे। अब ब्लड का काम क्या क्या है? रक्त क्या क्या करता है? विभिन्न भागों से अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके गुर्दे इत्यादि निष्कासन अंगों तक पहुंचाता है। गुर्दा मतलब किडनी वगैरह तक पहुंचाता है, क्योंकि किडनी से ही हम लोग पदार्थों को उत्सर्जन करते हैं ना। पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुंचाता है। ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है, और शरीर के तापमान को बनाए रखता है। ठीक है, बहुत सारे काम हैं, आप लोग एक बार नोट कर लेना। इसमें से 5-6 ज्यादा बहुत ज्यादा आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है ब्लड प्रेशर। देखो, ब्लड प्रेशर बस मैं ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दे रही हूँ, बुक में शायद दिया भी नहीं है, कि वही जो दाब पड़ता है, रक्त को पंप करते हैं जब ब्लड का, जब हृदय पंपिंग करता है ब्लड का, तो जो धमनी की दीवार पर दाब पड़ता है उसको ब्लड प्रेशर या रुधिर दाब कहते हैं। ठीक है, या फिर संकुचन दाब कहते हैं। ठीक, अब ये दाब 120 और 80, ये इसका नॉर्मल वैल्यू है ना। मिनिमम कितना होना चाहिए? नीले का जो शिथिल होगा तब उसका दाब 80 होना चाहिए, और जब संकुचन होगा तो दाब कितना होना चाहिए? 120। शिथिल होगा तो दाब 80 होना चाहिए और संकुचन होगा तो 120, ये नॉर्मल है। पर अगर 120 से ज्यादा हो गया, देखो लिखा भी 120/80 होना चाहिए, 120 से ज्यादा हो गया मतलब 150 हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ये देखो लिखा है यहाँ पे हाइपरटेंशन। और अगर 80 से कम हो गया, मतलब सपोज 80 से कम होके 50 कुछ हो गया, 120 और 80 से यहाँ पे ज्यादा है 150 और 90, इसलिए हम लोग हाइपरटेंशन बोल रहे हैं, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और अगर कम हो गया, देखो यहाँ पे लिखा है 100 और 50 हो गया, 120 की जगह 100 और 90 की जगह 50 हो गया, तो इसको हम लोग हाइपोटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया बोलते हैं। तो ये अच्छी सही अवस्था नहीं है ना, ब्लड प्रेशर अधिक और कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नापते किससे हैं ब्लड प्रेशर को? तो ये स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, जो मशीन लगाते हैं ब्लड प्रेशर नापने के लिए, उसको स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। ठीक, फिर है, हाँ यहाँ पे देखो हम लोग पढ़े थे परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के शुरू में, ये कि 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र मनुष्य के शरीर में होता है। एक रुधिर परिसंचरण तंत्र जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, मेन वाला है, जिसको अभी हम लोग पढ़ लिए, और दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र। ये लसिका क्या है अब ये देख लेते हैं। तो लसिका परिसंचरण तंत्र के बारे में नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। ये है लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका कोशिकाओं के चारों ओर द्रव की एक पतली परत होती है, जिसको ऊतक द्रव कहते हैं। कोशिका के चारों ओर जो द्रव होता है, सपोज ये कोशिका है, देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ 1 2 3
4, 5, 6 कोशिकाओं का पूरा समूह है। ठीक है, हमारे शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, तो ये कोशिकाओं का पूरा समूह है। इसके बीच बीच में जो द्रव है ना, जो द्रव पाया जाता है इन कोशिकाओं के बीच में इधर इधर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लसिका। ये लसिका है। ठीक, समझ में आ गया? तो लसिका क्या करेगी अब हम लोग ये देख लेते हैं। तो लसिका कोशिकाओं के चारों ओर द्रव की एक पतली परत होती है, जिसको ऊतक द्रव भी कहते हैं। रुधिर और कोशिकाओं के मध्य होने वाले पदार्थों के आदान प्रदान इसी ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। ठीक है, देखो जो भी पदार्थ होगा ना, मान लो इस कोशिका में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बना, वो यहाँ लसिका में आ गया, ये अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक, लसिका इसको घोल लिया। अब यहाँ पे नसों का पूरा जाल बिछा होगा ब्लड का चारों तरफ। ठीक, इसमें ब्लड होगा। कैसा ब्लड? शुद्ध ब्लड, ये ब्लड है। जब ये ब्लड इसके संपर्क में आएगा ना, तो यहाँ से ये पदार्थ ब्लड के अंदर चला जाएगा, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है या जो भी पदार्थ है इसके अंदर चला जाएगा, और यहाँ से आवश्यक पदार्थ कहाँ आ जाएगा? इस लसिका में। फिर ये लसिका आवश्यक पदार्थ को कोशिका के अंदर दे देगी। तो यहाँ काम करता है लसिका। क्लियर है? तो वही लिखा हुआ है कि जैसे वास्तव में रुधिर कोशिकाओं से पदार्थ जैसे भोजन, ऑक्सीजन आदि पहले इसी ऊतक द्रव में आते हैं, फिर इस ऊतक द्रव से कहाँ? कोशिकाओं में जाते हैं। ठीक, तो लसिका तंत्र में ये काम है। अब लसिका कैसा है? तो लसिका पीले रंग का द्रव है, रुधिर की तरह लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। रुधिर तो लाल इसलिए क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है ना। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? इसमें संगठन में प्लाज्मा की भांति होता है, ये प्लाज्मा के जैसा दिखता है सेम। और इसमें लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और कुछ कुछ इसके बारे में जो दिया हुआ है। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि लसिका भी हमारे परिसंचरण तंत्र में सेम साथ में काम करती है। इसका कार्य क्या है हम लोग ये देख लेते हैं। जल का अस्थायी संचय करती है, अधिशेष जल का अवशोषण करती है, दीर्घाणुओं का परिवहन करती है। दीर्घाणु मतलब जो बड़े बड़े अणु हैं, प्रोटीन, हार्मोन आदि का परिसंचरण करती है। वसा का परिवहन करती है। किसी प्रकार का संक्रमण हो जाए, अगर जीवाणु वगैरह हमारे शरीर में आ जाए, तो उससे क्या करती है? रक्षा करती है ये लसिका। तो लसिका और रुधिर में अंतर एक बार देख लेंगे। लसिका रंगहीन होता है, रुधिर लाल होता है। लसिका में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीएस कम संख्या में पाई जाती हैं, जबकि रुधिर में आरबीसीएस ज्यादा संख्या में पाई जाती हैं। फिर लसिका में श्वेत रुधिर कणिका अधिक संख्या में होती है, जबकि रुधिर में श्वेत रुधिर कणिका लसिका की अपेक्षा कम मात्रा में होती हैं। फिर लसिका में फाइब्रिनोजन की मात्रा कम होती है, फिर भी थक्का जमने की शक्ति इसमें नहीं होती। फाइब्रिनोजन मतलब जो थ्रोम्बोसाइट्स था वो है ना, और इसमें फाइब्रिनोजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए थक्का आसानी से जम जाता है। तो इतना था परिवहन तंत्र। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे श्वसन तंत्र। थैंक यू।